नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइंस से। जम्मू कश्मीर में सस्पेंस बरकरार। बीजेपी ने कहा सरकार गठन पर जल्द फैसला ले पीडीपी। देरी पर विपक्षी दलों की चिंता। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के दलित छात्र की आत्महत्या पर बढ़ा विरोध। केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय के खिलाफ मामला दर्ज। कांग्रेस ने मांगा इस्तीफा। दिसंबर में लगातार 13वें महीने गिरा निर्यात। सोने का आयात बढ़ने से बढ़ा घरेलू व्यापार घाटा। घरेलू मांग में कमी से घटा आयात। पाबंदी हटने के बाद ईरान ने बढ़ाया कच्चे तेल का उत्पादन। 13 साल के निचले स्तर पर पहुंचे दाम। तेल में गिरावट से रुका शेयर बाजार। और क्रिकेट के बाद अब टेनिस में भी फिक्सिंग की छाया। बीबीसी की खुफिया फाइलों के हवाले से दावा, बीते 10 साल में कई शीर्ष मुकाबले थे फिक्स। और आइए देखते हैं पहली खबर। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन पर सस्पेंस बना हुआ है। सूबे के बीजेपी प्रभारी राम माधव ने कहा है कि अब पीडीपी को सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करनी है। कांग्रेस ने दोनों पार्टियों से सरकार गठन के मुद्दे को जल्द सुलझाने की अपील की। रविवार को पीडीपी की बैठक में महबूबा मुफ्ती को सरकार बनाने के लिए अधिकृत किया गया था। जम्मू कश्मीर में रविवार को सरकार गठन के मद्देनजर पीडीपी की मैराथन बैठक के बाद सोमवार को सूबे के बीजेपी प्रभारी राम माधव का बयान आया। उन्होंने पीडीपी बीजेपी गठबंधन के बरकरार रहने की उम्मीद जताई। उसकी वैधानिक प्रक्रिया उनको प्रारंभ करनी है। एक बार वो प्रारंभ करेंगे, प्रोसेस वो शुरू करेंगे, तो बाद में हमें जो कुछ भी करना है उस पर हम बात करेंगे। इस बीच कांग्रेस ने पीडीपी और बीजेपी दोनों से सरकार गठन के मुद्दे को जल्द सुलझाने की अपील की है। We would just like to ask both the governments that they made commitments to the people of Jammu Kashmir. They haven't seen any progress in the last few months, and the commitments they made to the electorate and of Jammu and Kashmir, they should fulfill those electorates instead of trying to bring about a constitutional crisis in the state of Jammu and Kashmir. सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी के साथ तालमेल से साफ इनकार किया है। जम्मू कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद से नई सरकार पर सस्पेंस बरकरार है। सूबे में राज्यपाल शासन को एक हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। तो जम्मू कश्मीर में सरकार गठन को हो रही देरी और उसके पीछे दोनों ही पार्टियों की मजबूरियां और मुश्किलों पर बातचीत करेंगे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल आनंद साहब। अनिल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहूँगा कि एक तरफ राम माधव कह रहे हैं कि अब बीजेपी को प्रक्रिया को तेज़ करना चाहिए। पीडीपी की कल बैठक भी हुई, लेकिन असल में वजह क्या दिख रही है शुरुआती तौर पर अभी? देखिए, एक तो पृष्ठभूमि है। जिस पृष्ठभूमि में ये सारा अलायंस बना, जिसको मुफ्ती साहब ने भी और भाजपा के नेताओं ने भी कहा कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव का मेल है, ये बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शंस में ये अलायंस बना। 7-8 महीने तक चला भी। कॉन्ट्रडिक्शंस अभी भी ज़मीन पे हैं। उन्हीं कॉन्ट्रडिक्शन के रहते मुफ्ती साहब का सीन से हट जाना, उनकी वफात हो जाना और महबूबा मुफ्ती की ट्रांजिशनल जो एक फेज़ है उसमें ये दिक्कतें आना स्वाभाविक था। उसकी वजह एक तो अलायंस बजाते खुद और दूसरा कुछ ज़मीनी डिफ़िकल्टीज़ भी हैं इस अलायंस को लेके वहाँ पे कश्मीर के अंदर। तो मुझे लगता है कि, और ये मेरा ये भी मानना है कि अभी तक नेचुरल यही लगता है कि इसी अलायंस को कंटिन्यू करना होगा। ये दोनों पार्टियों की मजबूरी है, जैसे आपने शुरू में आपने भी कहा, किसी न किसी वजह से। और कुछ देर और लग सकती है। हो सकता है अब कल एक आइस ब्रेकिंग ये हुआ कि पीडीपी की मीटिंग को पहली बार अपने विधायकों और पूर्व मंत्रियों की मीटिंग पहली बार महबूबा जी ने ली मुफ्ती साहब की वफात के बाद। तो कुछ एक आधा कदम आगे बढ़े हैं और मुझे लगता है कुछ श्योरिटीज़ उनको भी चाहिए होंगी। किस तरह से सिस्टम आगे चलेगा, क्योंकि अब पीडीपी में मुफ्ती साहब का नहीं होना एक बहुत बड़ी वॉइड है, वहाँ पे बहुत बड़ा एक खालीपन है। उसको भरना होगा महबूबा जी को, और उनके लिए 2 चैलेंजेस हैं। एक तो सरकार, और सरकार किस एश्योरेंस पे बने वो, और दूसरा उसके साथ उनको अपनी पार्टी को भी इकट्ठा रखना। पीडीपी के अंदर भी कुछ विचारधाराएं और तरह की भी थी इस अलायंस को लेके। तो मुझे लगता है कि आने वाले चंद दिनों में ये फैसला होगा
और जहाँ तक मीटिंग की बात आपने की, तो उसके बाद उनके एक वरिष्ठ साबिका मंत्री नईम अख्तर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, उसने एक बड़ा इंटरेस्टिंग जिक्र उन्होंने किया कि एजेंडा ऑफ गवर्नेंस की उन्होंने बात की और उसको कहा कि होली बुक की तरह है हमारे लिए। तो ये दो चीज़ें दर्शाता है, एक तो शायद कहीं वो इसी अलायंस में आस्था प्रकट करते हुए नजर आए, और दूसरा ये भी कि जैसे इससे पहले, मीटिंग से पहले उनके नेताओं ने कहा कि अलायंस फुलफिल नहीं हुआ पहले मुफ्ती साहब के दौरान में, और उनको एम्बेरस भी किया गया। तो कहीं ना कहीं वो दर्शा रहे हैं कि अलायंस में हमारा फेथ तो है, लेकिन ये होली बुक की तरह है, इसको हम ऐसे नहीं ले सकते, ना ही आप दरकिनार कर सकते। क्या अगर मैं उस पॉइंट तक सही जा रहा हूँ अनिल साहब, की जिन कुछ मुद्दों को लेकर मुफ्ती साहब ने कई बार मैं कहूँ कि दबाव बनाने की कोशिश की, कई ऐसे मैं कहूँ मुद्दे रहे थे, उन पर बीजेपी की ओर से एक तरीके से ठंडा रिस्पांस रहा, या फिर उनको उस तरह की काम करने की आज़ादी नहीं दी, या उन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ने की शायद मैं कहूँ कि ग्रीन सिग्नल नहीं दिए गए? क्या मुफ्ती गवर्नमेंट के, मतलब मैं मुफ्ती की बात करूं, वो ये चाहती है कि उन सभी पॉइंट्स पर वो आगे बढ़ेंगे और इसीलिए अब एक तरीके से ये दबाव बनाने की कोशिश हो रही है? देखिए, मुफ्ती साहब बहुत वरिष्ठ नेता थे, वो ये चीज़ें हजम भी कर सकते थे, बर्दाश्त भी कर सकते थे, लोगों में जाके इन चीज़ों के हुए बिना खड़े भी हो सकते थे, जस्टिफाई भी कर सकते थे। वो एक क्विंटेसेंशियल ट्रेडिशनल नेता थे, जो जिनको जस्टिफाई करने की ताकत भी होती है और जनता की नर्व की पकड़ भी होती है। हालांकि महबूबा जी ने भी बहुत पिछले 10-15 साल में पार्टी, पूरी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उन्हीं कंडीशंस पे अलायंस चलेगा तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे एक नई इनिंग्स राजनीति में अपनी शुरू करनी है, एक मुख्यमंत्री के नाते और एक अकेले पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते। तो कहीं ना कहीं कोई लूज एंड जो उनको दिखाई दे रहे हैं, बल्कि कुछ हैं भी, वो मुफ्ती साहब अपनी लाइफ टाइम में खुद भी जिक्र करते रहे हैं उनका, ओपनली नहीं करते वो ऐसे बड़े पुराने नेताओं की, कईयों की आदत नहीं होती कि ओपनली करना। कुछ चीज़ें उनको लगा कि केंद्र ने जिस तरह से कोऑपरेट हमारे साथ करना चाहिए था वो नहीं हुआ, या वायदा खिलाफी तो उन्होंने नहीं की, लेकिन वायदा पूरा भी नहीं हुआ। ये उनके दिल में भी एक कसोट थी। एक बार जब पीडीपी के नेताओं के बयान आते हैं, मैं इससे पहले भी जब सरकार चल रही थी उस वक्त में साफ तौर पर कुछ मसलों को लेकर कहा गया कि जब अलायंस के उस मैं कहूँ कि घोषणा पत्र में जो कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन था, उसमें वो मुद्दे शामिल थे, उसके बावजूद हमें उस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करती हुई सरकार नहीं दिख रही, और साथ ही दल जो है उसमें रुकावट के तौर पर है। तो क्या ये माना जाए कि उन मुद्दों पर जब तक बीजेपी की ओर से क्लियरेंस नहीं मिल जाता, महबूबा मुफ्ती कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे? जाहिर है कहीं ना कुछ एश्योरेंस तो चाहेंगी वो। मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि एजेंडा ऑफ गवर्नेंस के 10 पॉइंट्स या 15 के 15 पॉइंट्स सब फुलफिल हो जाएंगे या केंद्र सब पे अपनी रजामंदी दे देगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ एश्योरेंस तो वो ढूंढ रही होंगी, क्योंकि उसमें कुछ बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दे भी हैं एजेंडा ऑफ गवर्नेंस में, और वो दोनों दलों ने माने हैं तभी उस एजेंडा में शामिल हुए हैं। जैसे कि एनएचपीसी द्वारा जो चलाए जा रहे हैं वहाँ पे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ बन रहे हैं, कुछ जो चल रहे हैं, उनको राज्य सरकार को दे देना, तो कुछ बड़े कॉन्टेंशियस इश्यूज भी हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी, रूलिंग पार्टी कुछ एश्योरेंसेस देती है उनको, तो मुझे ये लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि 15 की 15 डिमांड्स और इतनी कॉन्टेंशियस डिमांड पे भी पीडीपी भी ज़्यादा अपना कोई रवैया सख्त, कहीं ना कहीं बार्गेनिंग चिप तो कोई ढूंढ रहे होंगे कहीं ना कहीं। और राम माधव का ये बयान देना कि उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, यानी कि सरकार बनाने की प्रक्रिया को लेकर, क्या ऐसा लगता है कि एक तरीके से जो बीजेपी अपना पक्ष रखना चाहती थी या फिर जिन शर्तों पर वो आगे बढ़ना चाहती उसने सामने रख दिया है और अब तय करना पीडीपी को है? उसका एक अक्स तो ये है जो आपने कहा कि हमने क्या कर दिया, लेकिन अंदर खाते क्या बातचीत हो रही होगी वो तो अभी बाहर आई नहीं, कुछ ना कुछ एश्योरेंसेस हो रहे होंगे। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ ना कुछ उतावलापन है कि सरकार वो भी हाथ से जाना नहीं देना चाहते, क्योंकि वो जिस तरह की स्थिति पीडीपी की कश्मीर वैली के अंदर, घाटी के अंदर है, कुछ उसी तरह की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की जम्मू रीजन में भी है, जहां से उनको 37 में से 25 MLAs मिले हैं। तो क्यूरोसिटी उनको भी है कि सरकार यही चलनी चाहिए, आने वाला क्या अलायंस बनेगा उसमें भाजपा का कहीं स्थान आता है कि नहीं आता है। तो राम माधव का जो वो उनकी जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि उनकी उत्सुकता जो है बीजेपी की वो भी कहीं नजर आती है। और जो कुछ लोग अनिल साहब नए तरीके के गठबंधनों की मैं कहूँ चर्चा भी कर रहे हैं, क्या आपको ऐसी उम्मीद दिखती है या फिर दोनों दलों की इस वक्त मजबूरी है एक साथ खड़े रहना? जाहिर है, मैं तो यही कहूँगा दोनों दलों की मजबूरी है फिर भी। और कल की जो स्टेटमेंट हुई नईम अख्तर साहब की,
कुछ हार्ड लाइन तो मुझे नज़र नहीं आई उसमें मौजूदा अलायंस को लेके। अगर उन्होंने उसको होली बुक करार दिया तो भी उन्होंने दोनों साइड्स रखी कि एक तो हमारा फेथ है इसमें, और दूसरी पार्टी भी फेथ ये है, होली बुक की तरह फेथ है तो आपको पूरा भी करना होगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने अपने लिए मार्जिन रखा है और मार्जिन अपने अलायंस पार्टनर को भी दिया है। जहाँ तक बाकी एक्सपेरिमेंट्स की बात है, बन तो सकते हैं लेकिन मुझे लगता है इन हालात में वो ज़्यादा वनरेबल होंगे। और तीसरा अल्टरनेटिव जो होगा, अगर कल को पिछले कुछ दिनों से ये भी चल रहा था कि शायद पीडीपी चुनाव की तरफ झुकाव दिखाए अपना, तो मुझे नहीं लगता कि इस स्थिति पे इट इज़ टू अर्ली फॉर पीडीपी टू लुक फॉर इलेक्शंस। अभी उनको शायद काफ़ी ग्राउंड वर्क करना होगा पोस्ट मुफ्ती साहब सिनेरियो में, अपने आप को ज़मीन पे मजबूत करना, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को दोबारा मजबूत करना होगा। तो एज ऑफ टुडे अगर कहा जाए कि अच्छा विकल्प जो है, कोट अन कोट अच्छा विकल्प जो है, वो मौजूदा अलायंस को ही आगे चलाना होना चाहिए ताकि अनसर्टेनिटीज़ ना बने। बड़ी स्ट्रेटजिक स्टेट है, वहाँ पे बहुत किस्म के प्रॉब्लम्स पॉलिटिकल भी हैं, स्ट्रेटजिक भी हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड भी हैं, और पॉलिटिकल भी चूँकि कोलिशन का एरा है, चार पार्टीज़ हैं, वो भी अनसर्टेनिटी है। तो डिले जितना होगा उस बॉर्डर और स्ट्रेटजिक स्टेट के लिए बहुत नुकसानदायक होगा वो। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल साहब इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से निकाले गए दलित छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी के मामले में केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। छात्रों का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय की चिट्ठी के बाद ही 5 दलित छात्रों को सस्पेंड किया गया था। कांग्रेस ने बंडारू दत्तात्रेय का इस पूरे मसले पर इस्तीफा मांगा है। ये विरोध की 2 तस्वीरें हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी के छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या का मामला बढ़ गया है और विरोध हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अप्पा राव के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। छात्रों का आरोप है कि बंडारू दत्तात्रेय की चिट्ठी के बाद ही दलित छात्रों को सस्पेंड किया गया था। Asking the resignation of the university vice chancellor and also the Bandaru Dattatreya, who were a cabinet minister from the Secunderabad constituency, who were like unnecessarily interfering with the university things. रोहित वेमुला ने रविवार को हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसके पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था जिसमें किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है, लेकिन बंडारू दत्तात्रेय ने इस मामले पर सफाई दी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो दलित विद्यार्थी जो आत्महत्या कर ली है उससे मेरे लेटर को कोई संबंध नहीं है। उधर इस पूरी घटना पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2 सदस्यीय टीम हैदराबाद भेजी है, लेकिन विपक्षी दलों ने दलित छात्रों के खिलाफ कार्रवाई पर सरकार के दखल की आलोचना की है। हम तत्काल मांग करते हैं कि ऐसे मंत्री का इस्तीफा हो। This is a fight between ABVP and ASA, Ambedkar Students Association, and unfortunate that central ministers are involving and siding a student union which supports their party organization. दरअसल पिछले साल अगस्त में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से झड़प के कारण रोहित वेमुला सहित 5 दलित छात्रों को हॉस्टल से निकाल दिया गया था। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को कॉलेज से निकालने के फैसले में पक्षपात किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उच्च शिक्षा के गिरते स्तर पर चिंता जताई है। नोएडा में आज शिवनालर विश्वविद्यालय के उद्घाटन पर उन्होंने कहा कि देश में निजी शिक्षा संस्थानों की संख्या तेजी के साथ बढ़ी है। करीब 60% छात्र निजी कॉलेजों में पढ़ते हैं। इसके बावजूद उच्च शिक्षा के स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। उन्होंने कहा कि अगर इसे नहीं बदला गया तो हमारे पास डिग्री धारक तो बहुत होंगे, लेकिन काम करने वाले योग्य नागरिक नहीं होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैविक खेती को बेहद उपयोगी बताते हुए कहा है कि देश के हर राज्य के कम से कम एक जिले या फिर ब्लॉक को इसमें आजमाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने गंगटोक में जैविक कृषि समिट के दौरान सिक्किम को 100% ऑर्गेनिक राज्य घोषित किया। उन्होंने कहा कि जैविक कृषि पर देश को सिक्किम से सीख लेने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि सिक्किम ने कृषि का मतलब बदल दिया है और आज ये दुनिया के लिए एक मॉडल बन चुका है। उन्होंने किसानों की फसलों के बीमा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम के 2 दिन के दौरे पर हैं। कांग्रेस ने राजस्थान के झालावाड़ में सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं पर हमले की घटना के उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं और पार्टी ने भी आरोपी विधायक को नोटिस भेजा है। ये वीडियो है शनिवार को झालावाड़ जिले के अकलेरा शहर में सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं पर हमले की। इसमें जागरूकता अभियान चला रहे संगठन के सदस्यों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ की जा रही है। इसमें बीजेपी विधायक कंवर लाल मीणा भी दिखाई दे रहे हैं। जो इंसान उसमें से सबसे ज्यादा दबंग है वो एमएलए है, क्योंकि पुलिस के पास जब गए और कहा अरे भैया आप तो कुछ मदद करो, तो उन्होंने कहा एमएलए ही मार रहा है आपको, तो हम क्या कर सकते। कांग्रेस ने इस घटना की निंदा की है और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मैं मुख्यमंत्री जी से आवेदन करना चाहूंगा कि इस पर तुरंत प्रभाव से एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बिठाई जाए और जिन लोगों के साथ इस तरह की बदसलूकी की गई है उनकी एफआईआर का संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ऊंचे पदों पर बैठे लोग इस प्रकार की हिंसक वारदातों को अंजाम देते हैं तो इससे निंदनीय बात कोई नहीं हो सकती। राजस्थान सरकार ने घटना की जांच के निर्देश दे दिए हैं। राज्य के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। विषय ध्यान में आया है, जांच के लिए हमने संबंधित अधिकारी को दिया है। हमारे यहाँ तो उसकी रिपोर्ट आ जाने के बाद जो भी कानूनी अपराध बनता है वो उनके विरुद्ध भी बनेगा, पर बिना पहले निर्णय और तय किए मैं एकदम किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने विधायक कंवर लाल मीणा से इस मामले में सफाई मांगी है, लेकिन कंवर लाल मीणा ने खुद पर लगे आरोपों को खारिज किया है। फोन आया था कि यार ऐसे करके भीड़ कुछ लोगों के साथ मारपीट कर रही है। मेरा घर पास होने की वजह से मैं तुरंत गया, बेचारों के साथ बाहर के लोगों के साथ मारपीट हुई, मैं बचाने के लिए गया था। मैंने बीच बचाव में गया था। लोगों के हाथों में लाठी थी, 1-2 लोगों को मैंने गाड़ी को तोड़ रहे थे, मैंने लठ छुड़ा के उनको मैं इधर एक तरफ फेंका, बीच बचाव किया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और कई लोगों को हिरासत में लिया है। दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय का मजदूर किसान शक्ति संगठन राज्य में पिछले महीने से सरकार की जवाबदेही के बारे में जागरूकता अभियान चला रहा है। शनिवार को झालावाड़ जिले के अकलेरा में सामाजिक कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में कुछ लोगों ने हमला कर दिया। झालावाड़ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गृह जिला है और उनके बेटे दुष्यंत सिंह यहां से सांसद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लगातार 13वें महीने दिसंबर में निर्यात में गिरावट दर्ज की गई है। वैश्विक बाजार में मांग न होने और रुपए के कमजोर होने से ये गिरावट हुई। निर्यात घटने और सोने के आयात बढ़ने से व्यापार घाटा भी बढ़ा। हालांकि कच्चे तेल का आयात घटने से कुछ राहत जरूर मिली। अमेरिका और यूरोप के बाजारों में मांग कम होने से दिसंबर में भी निर्यात में गिरावट आई। दिसंबर में कुल निर्यात 14.75% गिरकर 22.29 अरब डॉलर रहा। दिसंबर 2014 में देश का निर्यात 26.15 अरब डॉलर था। दिसंबर में आयात भी 3.88% गिरकर 33.9 अरब डॉलर रहा। लेकिन इस दौरान सोने का आयात 179% बढ़कर 3.8 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इससे दिसंबर में व्यापार घाटा बढ़कर 11.6 अरब डॉलर पर पहुंच गया। दिसंबर 2014 में ये घाटा 9.17 अरब डॉलर था। The basic custom duty on the raw material should be reduced. Then there is no competition. It is very difficult for the manufacturer. So these irritants should be removed. सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती निर्यात को बढ़ाना है। जानकारों का मानना है कि बिजली की कमी निर्यात बढ़ाने में सबसे बड़ी बाधा है। रेल, सड़क और बंदरगाह जैसी ढांचागत परियोजनाओं में तेजी नहीं आई है।
drive the investment climate, we have to bring in investment in the infrastructure sector. The government is working towards investing there, and public expenditure in infra is going to increase, and we are seeing that started to happen. But along with that, we also need the private sector to come back. They have virtually gone away in the last couple of years. निर्यात पर सब्सिडी के लिए नवंबर में $40 करोड़ की सस्ते कर्ज योजना की शुरुआत हुई थी। साल 2020 तक निर्यात बढ़ाकर $900 अरब करने का लक्ष्य है। प्रीति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। निर्यात में गिरावट का असर शेयर बाजार पर भी दिखा। सेंसेक्स 267 अंक गिरकर 24,188 पर बंद हुआ। पिछले 20 महीने में सेंसेक्स का ये सबसे निचला स्तर है। बीते दिन कारोबारी सत्र में सेंसेक्स करीब 666 अंक टूटा। ये बड़ी गिरावट है। निफ्टी भी 87 अंक गिरकर 7,351 पर बंद हुआ और आज सबसे बड़ी गिरावट रिलायंस के शेयरों में दिखी। रिलायंस के शेयर करीब 5% टूटकर बंद हुए। एशिया के दूसरे बड़े बाजार मसलन हांगकांग, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार में भी गिरावट रही। सुप्रीम कोर्ट ने सूखा पीड़ित इलाकों में मनरेगा, मिड डे मील और खाद्य सुरक्षा कानून का लाभ पाने वालों का ब्यौरा मांगा है। कोर्ट ने सूखा पीड़ित 12 राज्यों को ये आंकड़े केंद्र को देने के लिए कहा है और इसके बाद ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि सभी राज्य सरकारों के साथ बैठकर ये जानकारी हासिल करे और सूखे के हालात पर स्वराज अभियान ने शीर्ष अदालत में एक याचिका दाखिल की थी, जिसकी अगली सुनवाई अब शुक्रवार को होगी। कोर्ट ने ये बोला है कि स्टेट्स ये बताएं कि जिन लोगों ने ड्राउट अभी डिक्लेयर नहीं किया है कि वहाँ उन स्टेट्स में बारिश कितनी कम हुई और जो सरकारी आधार है उस पर वहाँ ड्राउट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। भारत और इजरायल आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाएंगे। दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को और मजबूत करने का फैसला किया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सोमवार को इजरायली नेताओं से इन संबंधों को मेक इन इंडिया के तहत निर्माण में तब्दील करने पर जोर दिया। संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जल्द ही इजरायल का दौरा करेंगे। इजरायल दौरे पर सोमवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राष्ट्रपति रुवेन रिवलिन और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। उनकी रक्षा मंत्री मोशी यालोन और निर्माण मंत्री स्टीनिज के साथ भी विस्तार से चर्चा हुई। प्रोटोकॉल से हटकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सुषमा स्वराज के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। India attaches the highest importance to the full development of wide-ranging ties with Israel. Our bilateral cooperation has developed well in a number of areas over the past 2 decades, but the potential of our relations is much more. विदेश मंत्री के रूप में सुषमा स्वराज की ये पहली इजरायल यात्रा है। भारत इजरायली हथियारों का सबसे बड़ा ग्राहक है। भारत के रक्षा उपकरणों का इजरायल दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। इजरायल ने कहा है कि दोनों देश रक्षा के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी सहयोग कर सकते हैं। Future belongs to those who innovate. Israel and India are at the cutting edge of so many areas of innovation, and by working together we can do a lot more for our peoples and for the world. विदेश मंत्री ने इससे पहले फिलिस्तीन की यात्रा की। उन्होंने फिलिस्तीनी नेताओं को भरोसा दिलाया कि इजरायल के साथ संबंध फिलिस्तीन की कीमत पर रही है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। आर्थिक पाबंदी हटने के बाद ईरान नई शुरुआत के लिए पूरी तरह से तैयार है। तमाम देशों ने अमेरिका और यूरोपीय संघ के फैसले का स्वागत किया है। इस बीच ईरान ने 5 लाख बैरल कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाने का फैसला किया, जिसके बाद दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम में भारी कमी आई है। पाबंदी हटने से तेल की घटी कीमतों का सीधा फायदा भारत को भी हो सकता है। परमाणु कार्यक्रम के चलते ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध अब अतीत की बात हैं। करीब 1 दशक से लगी आर्थिक पाबंदियों के चलते ईरान दुनिया से अलग थलग हो गया था। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने अमेरिका और यूरोपीय संघ के फैसले पर खुशी जताते हुए देश के लिए इसे नई शुरुआत बताया है। خواهیم حل و فصل مسائل منطقه از طریق منطق هست، اما در این حال رفتار غیر دیپلماتیک ईरान पर लगी आर्थिक पाबंदी हटाने का अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने स्वागत किया है। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दावा किया कि उन्होंने हर उस रास्ते को बंद कर दिया है जिसके जरिए ईरान परमाणु हथियार बना सकता था। Now cut off every single path that Iran
could have used to build a bomb. Whereas it would have taken around 2 to 3 months to break out with enough material to rush to a bomb, we've now extended that breakout time to a year. पाबंदी हटने के साथ ही ईरान करीब 100 अरब डॉलर की अपनी सील संपत्ति का इस्तेमाल कर सकेगा। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त फायदा मिलेगा। साथ ही वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना तेल भी बेच पाएगा। प्रतिबंध के दौर में ईरान रोजाना 11 लाख बैरल कच्चे तेल का निर्यात करता था, जबकि अब इसमें 5 लाख बैरल का और इजाफा होगा। माना जा रहा है कि इससे दुनिया भर में पहले से नीचे आए कच्चे तेल के दामों में और गिरावट आ सकती है। तेल के निर्यात से ईरान की कमाई में अगले साल तक 10 अरब डॉलर के इजाफे की संभावना भी जताई जा रही है। ईरान पर पाबंदी हटने से भारत को भी सीधे फायदा मिलेगा। उम्मीद है कि भारत अब बड़ी मात्रा में ईरान से डॉलर या यूरो में कच्चा तेल आयात कर सकेगा। दोनों देशों के अच्छे संबंधों का असर निवेश पर भी पड़ेगा। वहीं ईरान के माध्यम से भारत की पश्चिम एशिया की राजनीति में ज्यादा सक्रिय भूमिका बन पाएगी। ईरान से पाइपलाइन के जरिए प्राकृतिक गैस लाने की योजना भी शुरू हो सकेगी। Yet we used to buy and we used to credit the money that he owed to Iran in accounts in India. But now and then Iran had to buy Indian goods to somehow get back that money in the form of goods. But now those restraints will be gone and we will be able to import directly and go back to normal banking channels that we have used in the past. हालांकि अमेरिका ने ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। इसके तहत ईरानी मिसाइल कार्यक्रम से जुड़ी 11 संस्थाएं और लोग अमेरिकी बैंकिंग तंत्र का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ये प्रतिबंध अक्टूबर में ईरान की ओर से संयुक्त राष्ट्र नियमों का उल्लंघन करते हुए परमाणु क्षमता वाले बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण के बाद लगाए गए हैं। ईरान के मामले में भारत ने शुरू से ही काफी समझदारी दिखाई थी। पूरी दुनिया ने जब ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रखा था, उस समय भारत ने अपनी तरफ से यथासंभव सहयोग जारी रखा। आशा है ईरान भारत के इस सहयोग को याद रखेगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन प्रशांतों के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। अब तक क्रिकेट में फिक्सिंग ने खेलों को शर्मसार किया था, लेकिन अब टेनिस में भी मैच फिक्स किए जाने की बात सामने आ रही है। बीबीसी और बजफीर न्यूज़ ने टेनिस मैच फिक्सिंग का दावा किया तो टेनिस जगत में खलबली मच गई। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने 2007 में मैच फिक्स करने की कोशिश एक वाक़ये का खुलासा किया। बीबीसी के मुताबिक बीते दशक में शीर्ष के 50 खिलाड़ियों में से 16 संदिग्ध रूप से सट्टेबाज गुटों के संपर्क में रहे। टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट यानी TIU ने उन पर बार बार शक भी किया। बीबीसी ने तो यहाँ तक कहा कि संदिग्ध 8 खिलाड़ी 2016 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा भी ले रहे हैं। तो खबरों के आज के सफ़र में बस इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि मानहानि मामले में आज अदालत में पेश हुए। करुणानिधि ने पार्टी मुखपत्र मुरासोली में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के 4 साल के शासन पर टिप्पणी की थी। इसके बाद जयललिता ने मुकदमा दर्ज कराया था। अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई सोमवार को कोर्ट में पेश हुए। गोगोई पर पूर्व मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मानहानि और भ्रष्टाचार का केस दर्ज कराया है। मामले की अगली सुनवाई 8 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की 3 बिजली वितरण कंपनियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इन कंपनियों से पूछा है कि उनका ऑडिट CAG से क्यों न कराया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने बिजली कंपनियों का ऑडिट CAG से कराने का आदेश रद्द कर दिया था। हाई कोर्ट ने नर्सरी एडमिशन मामले में दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने फिलहाल मैनेजमेंट कोटे को जारी रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दाखिला प्रक्रिया वैसी ही जारी रखने का आदेश दिया है जैसे फिलहाल चल रही है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि सरकारी स्कूलों में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। कोलकाता पुलिस ने हिट एंड रन मामले में एक आरोपी शाहनवाज खान को दिल्ली से गिरफ्तार किया। सोमवार को 30 हजारी कोर्ट ने आरोपी को कोलकाता ले जाने का आदेश दिया। गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल के दौरान एक कार की टक्कर से वायुसेना के एक अधिकारी की जान चली गई थी। दिल्ली से वाराणसी जा रही शिवगंगा एक्सप्रेस में एक बड़ा हादसा टल गया। इंजन की कपलिंग टूट जाने से ट्रेन के 2 डिब्बे अचानक अलग हो गए। हादसे में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। RBI गवर्नर रघुराम राजन ने भारतीय अर्थव्यवस्था में इम्प्लीमेंटेशन यानी कार्यान्वयन को बड़ी चुनौती बताया है। उन्होंने मेलबर्न में कहा कि नीतियों को तेजी से लागू करके ही अर्थव्यवस्था में तेजी लाई जा सकती है।
बीसीसीआई ने स्पॉट फिक्सिंग मामले में क्रिकेटर अजीत चंदेला पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं हिकेन शाह पर 5 साल की पाबंदी लगी है। इन दोनों पर 2013 में आईपीएल में मैच फिक्स कराने के आरोप लगे थे। दुनिया में आर्थिक विषमता से संबंधित एक और रिपोर्ट सामने आई है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे अमीर 62 लोगों की संपत्ति दुनिया भर के गरीबों के पास कुल संपत्ति के आधे के बराबर है। इससे पहले भी एक रिपोर्ट में 1% लोगों की संपत्ति दुनिया के 99% लोगों के बराबर बताई गई थी। गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राजपथ पर इस बार फ्रांस की सैन्य टुकड़ी भी परेड में हिस्सा लेगी। सोमवार को फ्रांसीसी टुकड़ी ने रिहर्सल भी किया।